So Yes, sir. everybody, okay. So everybody, mute yourself. Do not say anything while I am explaining stuff. But when I am taking a pause and asking you questions, then only you will unmute yourself and answer my question. Otherwise, completely mute yourself and pay very close attention. We are going to revise or go through the short notes that I gave you this morning of permutations and combinations, so that in one day we will do the summary or the revision of the permutation and combinations chapter. Okay, so this, consider this a revision of permutation combination. Okay. So permutation combination, the first thing is factorial. Okay, the first thing is factorial. I think everybody understands the concept of n factorial. N into इसका Yes, sir. previous natural number n minus 1 into previous natural n minus 2 up to 1 से, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल अगर मैं पूछूँ तो 5 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर 4 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर 3 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर 2 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर 1, अब तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज़ 5 फैक्टोरियल. अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा है बेटे, आपको तो बता दिया मैंने कि n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज द सेम एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. Similarly, I can write 4 factorial as 4 into 3 factorial. Similarly, I can go on. I can write 3 factorial as 3 into 2 factorial. That you must understand. n factorial means n into उसका previous natural number का factorial. Okay, 1 factorial is 1, पता है हम सबको. 0 factorial is also equal to 1. प्रूव करके दिया था मैंने आपको NPR के फॉर्मूला से. लेकिन आपको बस याद रखना है 0 factorial is equal to 1. क्या याद रखना है बेटा? 0 factorial is equal to what? 1. One. Clear? 1. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इतना ध्यान रखो. ओके, तो मैं क्या करूँगा अभी, इसमें जो जो करेक्शन करूँ, जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखूँगा, ये पीडीएफ भी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा. तो आपको ये पीडीएफ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लिखूँगा इधर, वो आपको उसमें भी नोट में लिखना है. ओके, फिर आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अच्छा, देखो डे, उसने क्या लिखा है कि इफ़ ए जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई जॉब m डिफरेंट वे में हो सकता है, एंड फॉर ईच सच वे द सेकेंड जॉब कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज, then the two jobs in order can be completed in m into n number of ways. तो ये बोल रहा है कि अगर एक जॉब अगर हमारे पास है, जॉब या फिर इवेंट उसको बोल सकते हैं, जॉब या फिर इवेंट एक ही बात है. अगर एक इवेंट m नंबर ऑफ वे में हो सकता है और उसका हर एक वे के लिए दूसरा जॉब n डिफरेंट वे में हो सकता है, तो दोनों जॉब या फिर दोनों इवेंट एक के बाद एक कितने डिफरेंट वे में हो सकते हैं? m इंटू n डिफरेंट वे में हो सकते हैं. या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, अगर एक जॉब m डिफरेंट वे में हो रहा है और वो होने के बाद दूसरा जॉब अगर n डिफरेंट वे में हो पा रहा है, तो दोनों जॉब m इंटू n डिफरेंट वे में हो सकते हैं. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 3 पाथ्स टू गो फ्रॉम ए टू बी. ए से बी जाने के लिए हमारे पास 3 पाथ्स हैं, या फिर 3 रूट से जो भी बोल सकते हो, एंड 2 पाथ्स टू गो फ्रॉम बी टू सी. बी टू सी जाने के लिए हमारे पास 2 रोड है या फिर 2 पाथ है. तो हमारा टास्क क्या है ना, इफ वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू सी, अगर हमें ए टू सी जाना है भाया बी देख के अगर जाना है, देन वी डिवाइड आवर जॉब इनटू 2 पार्ट्स. जॉब या फिर टास्क जो भी बोलो, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 2 इवेंट में डिवाइड करेंगे. 2 पार्ट या फिर 2 इवेंट. पहला पार्ट या फिर पहला इवेंट क्या है ना, ए टू बी तक जाना. दूसरा पार्ट क्या है बेटे, बी टू सी तक जाना. मतलब दोनों इवेंट, पहला इवेंट दूसरा इवेंट. अब दोनों इवेंट होने के बाद हमारा एंटायर टास्क कंप्लीट हो जाता है. पहला इवेंट मतलब ए टू बी जाना, हमें पता है कि ये तीनों रास्ते में से कोई भी रास्ता हम ले सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए. सो वी हैव 3 डिफरेंट वेज
वी हैव 3 डिफरेंट वेज फॉर इवेंट 1 टू हैपन, मतलब ए से बी जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। फिर क्या बोल रहा है ना, फॉर ईच ऑफ दीज वेज, मानो ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्तों में से कोई भी रास्ते हम अपनाते हैं, मानो ये रास्ता अपनाते हैं, फॉर ईच ऑफ दीज वेज, इसका हर एक वे के लिए, 3 रास्तों में से हर एक वे के लिए दूसरा इवेंट मतलब बी से सी तक जाना 2 डिफरेंट वे में हो सकता है। तो ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, अगर हम कोई भी रास्ता अपनाते हैं तो उसके बाद बी से सी तक जाने के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो 2 इवेंट यहाँ पर हो रहा है। फर्स्ट इवेंट कैन हैपन इन 3 डिफरेंट वेज फॉलोइंग व्हिच, मतलब फर्स्ट इवेंट होने के बाद मानो आप ए से बी तक कोई भी एक रास्ता पकड़ कर चले गए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तीनों के तीनों रास्ता पकड़ कर जाओगे, कोई एक तो रास्ता पकड़ कर जाओगे। 3 डिफरेंट वे है, लेकिन जब करोगे तो कोई एक रास्ते में जाओगे, जाने के बाद दूसरा इवेंट करने के लिए आपके पास 2 डिफरेंट वे है। तो द एंटायर टास्क दैट इज टू गो फ्रॉम ए टू सी भाया बी कैन हैपन इन 3 into 2 is equal to 6 different ways. You get my point so far? Clear? आगे चलते Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। फिर यहाँ पर उसने फंडामेंटल्स क्या दे रखा है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट अ जॉब मतलब टास्क, जो भी मैं बोल रहा था कि अगर हम कोई टास्क को कितने डिफरेंट वे में कर पाएंगे वो अगर जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक टीम बनाना चाहते हैं, 5 मेंबर का टीम, उसमें 2 गर्ल लेने चाहते हैं, 3 बॉयज़ लेने चाहते हैं। तो ये एक टास्क है कि 5 मेंबर का टीम बनाओ जिसमें 2 गर्ल एंड 3 बॉयज़ रहे, ये एक टास्क है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये टास्क कितने डिफरेंट वे में हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड दैट टास्क और वी डिवाइड दैट जॉब इनटू पार्ट्स या फिर इवेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस टास्क को, एक है बॉयज़ चूज करना, उसके बाद गर्ल्स चूज करना, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले गर्ल्स चूज करके उसके बाद बॉयज़ चूज कर सकते हो। तो 2 डिफरेंट इवेंट में हमारा टास्क कंप्लीट होता है। फर्स्ट इवेंट या फिर फर्स्ट पार्ट में बॉय चूज करते हैं, वो खत्म होने के बाद दूसरे पार्ट में गर्ल चूज करते हैं। या फिर जैसे कि यहाँ पर हमने भी हमारा एंटायर टास्क को 2 पार्ट में डिवाइड किए, पहला पार्ट में ए से बी तक जाएंगे, दूसरा पार्ट में बी से सी तक जाएंगे। तो वही लिखा है कि अगर हमें ये जानना है कि कोई भी जॉब या फिर कोई भी टास्क कितने डिफरेंट वे में अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो टास्क को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में या फिर डिफरेंट इवेंट्स में। देन वी नो दैट इन हाउ मेनी वेज ईच ऑफ देम कैन बी अटेम्प्टेड। तो जो सपोज हम 2 इवेंट में भाग कर देते हैं, हमारे एंटायर टास्क को 2 डिफरेंट इवेंट में भाग कर देते हैं, उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों इवेंट कितने डिफरेंट वे में हो सकता है। पहला इवेंट कितने डिफरेंट वे में हो सकता है, पहला इवेंट होने के बाद जब दूसरा इवेंट होने के लिए जाएगा वो कितने डिफरेंट वे में हो सकता है। उसी तरह अगर और एक इवेंट भी है, अगर तीसरा इवेंट, तो दूसरा इवेंट अगर हो गया, वो होने के बाद तीसरा इवेंट कितना डिफरेंट वे में हो सकता है। ऐसे करके हम सारे निकालेंगे और फाइनली लिस्ट द नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट ईच ऑफ दीज पार्ट्स या फिर ईच ऑफ दीज इवेंट्स, देन मल्टीप्लाई ऑल दीज टू अराइव एट द आंसर। फिर हम क्या करते हैं, ये सारे डिफरेंट वे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मानो पार्ट 1 2 डिफरेंट वे में हो पाया है, वो होने के बाद मानो पार्ट 2 4 डिफरेंट वे में हो पा रहा है, वो होने के बाद मानो पार्ट 3 6 डिफरेंट वे में हो रहा है। तो तीनों पार्ट को लेके एंटायर जॉब है, तो एंटायर टास्क या फिर एंटायर जॉब जो कि 3 इवेंट में हो रहा है, तो कितने डिफरेंट में हो सकता है ना, 2 into 4 into 6, इतने डिफरेंट वे में एंटायर टास्क हो पाएगा, एंटायर टास्क। और ये 3 इवेंट उसी टास्क का 3 पार्ट्स है, ये 3 इवेंट होने के बाद जाके टास्क कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है जो कि मैंने पढ़ाया था आपको कि व्हाइल लिस्टिंग द नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट ईच पार्ट, मतलब सपोज एक टास्क को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर 3 इवेंट में डिवाइड करते हैं, और हम सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये इवेंट इतने में हो सकता है, इसको फॉलो करके दूसरा इवेंट इतने में हो सकता है, वो होने के बाद या फिर उसको फॉलो करके तीसरा इवेंट इतने में हो सकता है। तो जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं
list that part first, list that part first which has some condition or has some specialty, या फिर आप बोल सकते हो has some restriction। तो क्या बोल रहा है कि जब हम पार्ट यहाँ पर पार्ट माने इवेंट, हाँ पार्ट माने इवेंट, कि सपोज है कि टास्क 3 इवेंट में हो रहा है या फिर 3 पार्ट में हो रहा है, तो हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा पार्ट कितनों में हो सकता है, तो पहले हमें उस पार्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस पार्ट पर या फिर जिस इवेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन हो। जिसमें रेस्ट्रिक्शन जो इवेंट में हो वो इवेंट को पहले हमें देखना होगा वो कितनों में हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बोला जाए कि 1 to 9, यही सवाल को मैं उसने जो एग्जाम्पल दिया है मैं वही एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हमें बोला गया कि 1 to 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, 1 to 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, और बिना रेपिटेशन के अगर हमें एक 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है बिना रेपिटेशन के, विदाउट रेपिटेशन, तो जाहिर सी बात है हम ये जो एंटायर टास्क, मतलब हमारा पास टास्क इधर क्या है ना, है कि 4 डिजिट वाले नंबर बनाना, 4 डिजिट वाले इवन नंबर बनाना है हमारा टास्क है। और ये टास्क को हम 4 पार्ट में भाग करते हैं, 4 पार्ट या फिर 4 इवेंट में भाग करते हैं। और वो 4 इवेंट क्या है ना, 1s प्लेस को भरना, 10s प्लेस को भरना, 100s प्लेस को भरना, 1000 प्लेस को भरना। तो हर घर को भरना एक एक पार्ट है या फिर हर घर को भरना एक एक इवेंट है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एंटायर टास्क को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब आता है कि ये 4 हमें अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये 4 पार्ट अलग अलग कितने डिफरेंट वे में हो सकते हैं, एक के बाद एक वो निकालना है। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा जो इवेंट में रेस्ट्रिक्शन है या फिर कुछ स्पेशलिटी उसके साथ है, वो इवेंट को पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसको पहले देखेंगे। तो देखो बेटे यहाँ पर ये जो 4 पार्ट है, 4 इवेंट है, मतलब 4 घर को भरना, उनमें से एक घर में रेस्ट्रिक्शन है और 1s प्लेस। क्योंकि हमें जो 4 डिजिट नंबर बनाना है उसको इवेन बनाना है, मतलब वो इवेन नंबर होना चाहिए। तो अगर हमारा 4 डिजिट वाले नंबर को इवेन बनाना है तो इसका मतलब हम 1s प्लेस में 1 से 9 तक जो डिजिट्स अवेलेबल हैं उनमें से सिर्फ 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 रख सकते हैं। अगर हम 1s प्लेस में 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 9 में से किसी को रखते हैं तो ये 4 डिजिट नंबर इवेन नहीं रहेगा, ऑड हो जाएगा। तो इसको इवेन रखने के लिए पहले तो 1s प्लेस को हमें भरना होता है क्योंकि इस पर रेस्ट्रिक्शन। तो जो पार्ट में रेस्ट्रिक्शन उसको पहले भरेंगे। और आप देख सकते हो कि बाकी के पार्ट्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 नहीं है, तो आपको ये घर के लिए भी कोई भय नहीं है। 0 अगर होता तो हाँ डरते कि नहीं ये प्लेस में 0 नहीं रह सकता वगैरह सोचते। सिर्फ इवेन नंबर, और या ये घर में बाकी कुछ भी भर सकते हो, ये घर में बाकी कुछ भी भर सकते हो, बाकी कुछ भी भर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओनली दिस घर के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो हम यहाँ पर रैंडमली यहाँ से शुरू नहीं कर सकते कि पहले इस घर को भर लेते हैं, फिर इस घर को भर लेते हैं, फिर इस घर को भर लेते हैं, फिर ऐसा नहीं कर सकते। दैट विल बी इनकरेक्ट। जो घर में रेस्ट्रिक्शन वो घर से शुरू किया जाए। तो यहाँ पर ये घर में रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ये घर को हम कितने वे में फिल कर सकते हैं, 4 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हैं। 4 डिफरेंट वे में मतलब आपके पास 4 चॉइसेस हैं, कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकते हो। अब एक बार ये इवेंट होने के बाद आपका मर्जी, अभी देखो बाकी 3 घर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक्चुअली में आपका मर्जी, आप जिस ऑर्डर में जा सकते हो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, इनफैक्ट इसको भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा क्या होता है, इजी होता है, जैसे जा रहे हो उसी वे में चले जाओ। जो घर में रेस्ट्रिक्शन है वो घर को पहले भरना है, बाकी जिन घर में रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो घर को जिस ऑर्डर में भर सकते हो। लेकिन सुविधा ये होता है कि जैसे जा रहे हो वैसे ही जाओ,
तो अभी टेंस प्लेस को जाते हैं, तो ऑलरेडी आप एक डिजिट यहाँ पर रख चुके हैं, 2 4 6 8 से मानो 6 रख चुके हैं। तो रिपीटेशन तो उसने मना कर दिया है, तो 6 को फिर से यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन बाकी सब कुछ रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 1 से 9 तक 9 डिजिट से हमारे पास थे, उनमें से एक 6 मानो इधर यूज कर चुके हैं, तो ये बचे कितने बेटे 8 डिजिट्स। तो इसको 8 वे में फिल कर सकते हो, 8 चॉइसेस है आपके पास है घर में रखने के लिए। मानो कोई एक रख दिए हो अभी इधर, अभी देखो 2 डिजिट खत्म हो गए और 2 डिजिट को रिपीट यूज नहीं कर सकते, सर तो 7 बते 7 डिजिट में से तो कोई भी डिजिट 6 रखोगे, और फिर जब इस घर को भरने के लिए जाओगे बचे हुए 6 डिजिट में से कोई एक डिजिट इधर रखोगे। तो एंटायर टास्क जो कि 4 इवेंट में हो रहा है, पहला इवेंट कैन हैपन इन 4 डिफरेंट वेज, फॉलोइंग व्हिच द सेकंड इवेंट कैन हैपन इन 8 डिफरेंट वेज, फॉलोइंग व्हिच द थर्ड इवेंट कैन हैपन इन 7 डिफरेंट वेज, फॉलोइंग व्हिच द फोर्थ इवेंट कैन हैपन इन 6 डिफरेंट वेज। तो एंटायर टास्क जो कि 4 घर को भरना, इट कैन हैपन इन 4 into 8 into 7 into 6 डिफरेंट वेज। तो मतलब ये 4 घर को हम ये डिजिट्स को लेके बिना रिपीटेशन के हम इतने डिफरेंट वे में भर सकते हैं, और हर बार हमें एक 4 डिजिट नंबर मिलेगा, तो उतने 4 डिजिट इवेंट नंबर मिल जाएंगे। ये था हमारा आंसर, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। उसी तरह अगर रिपीटेशन उसने अलाउ कर दिया था, अगर रिपीटेशन अलाउ कर देगा तो इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो बेशक यहाँ पर भी वही रेस्ट्रिक्शन नुआंस प्लेस के ऊपर है, क्योंकि वही इवेंट नंबर बनाना है। तो जिस घर में रेस्ट्रिक्शन उसको पहले फिल करेंगे, आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं, यहाँ से ही शुरू करो हमेशा जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो। तो आप जब ये घर को भरने के लिए जाओगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 चॉइसेस है, 2 4 6 8, क्योंकि आपको इवेंट नंबर बनाना है। तो 4 डिफरेंट वे में घर को भर सकते हो। अब ना किसी घर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिंदा से ही भरना है बस। चलो ऐसे ही चलते हैं, ये घर को भरते हैं। तो जब हम ये घर को भरने के लिए जाएंगे, उसने रिपीटेशन अलाउ किया है, मतलब रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई डिजिट अगर एक बार यूज हो गया एक घर में तो दूसरे बार उस यूज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। रिपीटेशन इज अलाउड नाउ। तो बेशक हम ये 9 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पर अपना मर्जी से रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 9 वेज। जब हम ये घर को फिल करने के लिए जाएंगे, वही चीज़ कि हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी डिजिट रख सकते हैं बिना दुविधा के, तो इसको भी 9 वेज में फिल कर सकते हैं। उसी तरह जब हम ये घर को जाएंगे, उसी तरह बिना दुविधा के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, रिपीटेशन उसने अलाउ किया है, तो जो भी डिजिट इधर यूज हो चुके हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वही 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। तो 4 इवेंट, पहला इवेंट कैन हैपन इन 4 डिफरेंट वेज, फॉलोइंग व्हिच the second event can happen in 9 different ways, following which the third event can happen in 9 different ways, following which the fourth event can happen in 9 different ways. So the entire task can be completed in 9 into 9 into 9 into 4 different ways. मतलब इतने डिफरेंट वे में आप ये 4 घर को भर सकते हो, with repetition allowed and even number हो जाएगा आपका। You get my points so far clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब आते हैं परमुटेशंस के ऊपर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही इजी चीज़ है, और याद रखो मैं जैसे कि बोला था, आप कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर मत घुस जाना, जितना है बोलना उतना ही घुसना। और बेस बड़े एक चीज़ याद रखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटली मतलब यूनिटरी मेथड के ऊपर बेस है। स्कूल में जो पढ़े थे यूनिटरी मेथड, एक पेन का दाम 10 रुपया, 2 पेन का दाम 20 रुपया, वही चीज़ होके हो रहा है यहाँ पर। वही चीज़ हो रहा है कि ए से बी तक जाने के हर रास्ते के लिए, बी से सी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ए से बी तक, फॉर ईच वे टू गो फ्रॉम ए टू बी, वी हैव 2 ways to go from B to C। तो A से B तक जाने के लिए हर एक रास्ते के लिए, B से C तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो A से B तक जाने के लिए कितने टोटल रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। तो अब टोटल कितने रास्ते बन जाते हैं ना? 3 into 2 6। जैसे एक पेन का दाम 10 रुपया, 2 पेन का दाम 20 रुपया, वही कॉन्सेप्ट है। आई होप यू गेट इट राइट।
ओके, अब आते हैं परमुटेशन। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डिफरेंट, एन डिफरेंट थिंग होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर वायोलेट होता है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए जो एन ऑब्जेक्ट आपको दिए गए होंगे वो सबके सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए या फिर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर होने चाहिए। और दूसरा, अरेंज करते वक्त बिना रिपीटेशन के आपको अगर अरेंज करते हो तभी जाकर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बिना रिपीटेशन के। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि नंबर ऑफ 2 लेटर वर्ड्स, number of 2 letters words with or without meaning that can be formed from the letters of the word break with no रिपीटेशन। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे एनपीआर, वो फॉर्मूला के लिए पूरा मतलब सुइटेबल सिचुएशंस मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। और देखते हैं कैसे सुइटेबल सिचुएशन क्रिएट किया हूँ। सवाल क्या है कि नंबर ऑफ 2 लेटर वर्ड्स, मतलब 2 लेटर वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग हुआ ना हो, मैंने खाली 2 लेटर को लेकर वर्ड बनाना है। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रेक। ब्रेक के ही, ब्रेक में जितने लेटर 1 2 3 4 5, यही 5 लेटर में से ही 2 लेटर बोरो करके हमें वर्ड बनाना है विथ नो रिपीटेशन। रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा वर्ड नहीं बना सकते कि इसी ब्रेक में से आर ले गए और आर को 2 बार लिख दिए, हो गया एक वर्ड, ऐसा नहीं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 2 को लेना है, 2 डिस्टिंक्ट को लेना है और वही 2 डिस्टिंक्ट को लेके खाली जंबल करना है। जैसे कि बी आर को अगर लेते हो तो बी आर आर बी, आर ई को लेते हो तो आर ई ई आर, ई ए को लेते हो तो ई ए ए ई, एक ए को लेते हो तो एक ए के, बी लेते हो तो बी ई बी, ऐसे करके आपके वर्ड्स बनते हैं। तो देख लेते हैं कैसे सिचुएशंस हैं। फिलहाल हमें समझ में यह आ गया कि बस हमें क्या करना है कि ये चारों में से आफ्टर टाइम 2 को लेके अरेंज करना है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड मिल जाते हैं। अगर 2 लेटर वर्ड बनाना है इसी में से लेके, फॉर एग्जाम्पल हम इनमें से आर ई को लेते हैं तो आर ई एक वर्ड होगा, ई आर और एक वर्ड होगा। आर ए लेते हैं, आर ए एक वर्ड होगा, ए आर अलग वर्ड होगा। बी के लेते हैं, बी के एक वर्ड होगा, के बी एक वर्ड होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर देखो बेटे 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट, बी आर ई ए के, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 4 अलग अलग डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, और यहाँ पर हम 2 एट ए टाइम ले रहे हैं। तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इधर कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है? 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और 2 लेटर वर्ड बनाने के लिए हमें 2 लेटर इसमें से चाहिए। हाँ ये सर 5 सर 5 होगा ना? ओ सॉरी। यस। तो यहाँ पर आपके पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनमें से 2 लेटर वर्ड बनाने के लिए 2 लेटर ही हम लेंगे और विदाउट रिपीटेशन खाली जंबल करते हैं। तो मतलब टेकन आर एट ए टाइम, और हम यहाँ पर टेकन 2 एट ए टाइम, 2 ले रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2 है। बी आर ई के में से एट ए टाइम 2 को ले रहे हैं विदाउट रेपिटेशन। सही बात है, हम इधर भी कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं, बी बी नहीं बना रहे हैं, के नहीं बना सकते हो, आर आर नहीं बना सकते हो, ए नहीं बना सकते हो, ई नहीं बना सकते हो, वैसा नहीं बना पाओगे विदाउट रिपीटेशन। खाली 2 को लेके 2 डिस्टिंक्ट को उठाओ और जंबल करो, उलट पुलट अपने अंदर कर लो, तो आपको सारे ये मिल जाते हैं।
तो वही सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रेपिटेशन, बिना रिपीटेशन के एन डिफरेंट थिंग में से एट ए टाइम आर डिफरेंट थिंग को लेके कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एन पी आर। तो इधर एन क्या है बेटे 5, पी आर क्या है बेटे 2, 5p2। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। आई थिंक आप सबको पता है, राइट? हेलो, अरे पता है कि नहीं पता है? यस सर। यस सर। यस सर। बस, तो इतना चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा? मानो आपके पास 5 बॉयज हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका क्या होगा? 5 बॉयज, इनमें से 2 बॉयज को लेके लाइन में खाली खड़ा करना है। तो 2 बॉयज को लेके जब हम लाइन में खड़ा करते हैं, मानो राम हरि को लाइन में खड़ा करेंगे। इनमें से ये 5 बॉय में से मानो राम हरि 2 बॉय हैं, इनको जब लाइन में खड़ा करते हैं तो यहाँ पर अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट का सवाल है, ऑर्डर मैटर करता है। अगर हरि राम उल्टा दे तो ऑब्वियसली एक अलग लाइन मिल जाता है, क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है। तो अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो हमें सिंपली यहाँ पर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट को लेके बिना रिपीटेशन किए अरेंज करना है। अरेंज उलट पुलट करना है। और बिना रिपीटेशन किए कैसे पता चला? क्योंकि बालक को कैसे रिपीट करोगे? राम राम तो नहीं खड़ा कर सकते ना। वहाँ पर हाँ, वहाँ पर चीटिंग कर सकते थे, आर आर कर देते, लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे? एक इंसान को 2 जगह कैसे खड़ा करोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप समझ सकते हो कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 2 को लेकर अरेंज करना है। तो 5p2a में आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि वी कैन इजीली फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सही बात है, उसी से तो हम डिराइव किए हैं, राइट? दिस इज द फॉर्मूला, गेट Yes, इट? sir. ओके। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल एन डिफरेंट थिंग्स विदाउट रेपिटेशन। एन डिफरेंट थिंग्स होने चाहिए हमारे पास। पहला बात एन डिफरेंट थिंग्स होने चाहिए, जो भी हमें दिया रखा है डिफरेंट होने चाहिए, एंड उनको विदाउट रेपिटेशन खाली अरेंज करना है। क्या मतलब है? तो यहां पर हम एन डिफरेंट थिंग में से कोई आर डिफरेंट थिंग नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट एन डिफरेंट थिंग को खाली अरेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट वो एन डिफरेंट थिंग को खाली अरेंज कर रहे हैं। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि वही एन डिफरेंट थिंग में से एट ए टाइम सबको लेके, मतलब वही एन डिफरेंट थिंग में से एट ए टाइम पूरा एन को लेके, सबको लेके खाली अरेंज करना है। वो इसीलिए एनपीएन लिखा है। एन ऑब्जेक्ट है, अगर एन ऑब्जेक्ट को अपने ही अंदर अरेंज करोगे तो जाहिर सी बात है, ये समझ जाओ कि एन ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम सबको लेके, मतलब आर इज ऑल्सो इक्वल टू एन हियर, सबको लेके खाली जंबल करना है, अरेंज करना है। तो दैट इज इक्वल टू एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। सही बात है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एट ए टाइम सबको ले रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं, तो परमुटेशन बनता है एनपी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि 5 बॉयज, उनको अगर एक रो में बिठाना है, 5 को रो में बिठाना है, 1 2 3 4 5, तो 5 को जब हम रो में बिठाएंगे तो जाहिर सी बात है, पहला बात तो 5 बॉयज मतलब 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये इम्प्लाइड है। बॉय कभी 2 सेम नहीं हो सकते, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं ऑब्वियसली। और हम यहाँ पर पूरा 5 को, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई 2 को लेकर लाइन में खड़ा करे या फिर 3 को लेकर लाइन में खड़ा करे या फिर 4 को लेकर लाइन में खड़ा करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। पूरा 5 को लेके खाली अरेंज करेंगे, क्योंकि जब 5 को लाइन में खड़ा करेंगे तो जब हम उनको ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो अलग लाइन बन जाता है, तो मतलब अलग अलग परमुटेशन बन जाता है। तो सिंपली यहाँ पर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 5 को लेके, पूरा 5 में से 5 को लेके बिना रिपीटेशन किए, बिना रिपीटेशन। सही बात है, कोई एक बॉय को 2 जगह कैसे रख सकते हो? बिना रिपीट करके खाली 5 को ही जंबल करना। तो कितने में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। कितने में कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, राइट? 5 फैक्टोरियल Yes, sir.
इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 5 1 5 फैक्टोरियल बाई 1, तो कितना होगा 5 फैक्टोरियल। गॉट इट? तो डायरेक्ट फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल। क्लियर? yes sir, और इसका लेटर वाले एग्जाम्पल कैसे देगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर परमुटेशन जो भी दे देगा ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रेक ब्रेक, बस इतना और कुछ नहीं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रेक। और आप बोलोगे सर विथ रिपीटेशन की विदाउट रिपीटेशन तो कुछ नहीं दे रखा है। मैंने बताया था जब आपको सवाल में पूछेगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, तो वहाँ पर आप जान लेना कि वो वर्ड में जो लेटर जितने बार है उसको उतने ही बार इस्तेमाल करना है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, खाली सीधा खाली उनको अपने ही अंदर उलट पुलट करना है, ऑर्डर को चेंज करना है। तो वैसे करने से आपको सारी अलग अलग अरेंजमेंट मिल जाते हैं ऑफ द लेटर्स ऑफ दैट वर्ड। तो जाहिर सी बात है आप किसी भी लेटर को जितने बार है उससे ज़्यादा बार या फिर उससे कम बार यूज नहीं करोगे, उतने ही बार यूज करोगे। मतलब बी को एक बार, आर को एक बार, ई को एक बार, ए को एक बार, के को एक बार। तो हाँ, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर नो रिपीटेशन, आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यहाँ पर? नो रिपीटेशन, खाली इनको अरेंज करना है। तो आपके पास यहाँ पर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एन क्या है बेटा? 5 है। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उन्हीं पांचों को लेके खाली अरेंज करना है। वही लिखा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स विदाउट रिपीटेशन। सही बात है, हम भी यहाँ पर कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं कर रहे हैं, खाली ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट या फिर परमुटेशन बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। गट कौन सा था? yes sir, yes sir, तो 5 ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम पूरा पांचों को लेके खाली जंबल कर रहे हैं, परमुटेशन बना रहे हैं। तो 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। आई होप यू गॉट इट। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स एट r प्लेसेस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो वहाँ पर तो NPR नहीं लगा सकते। NPR लगाने के लिए रिपीटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे और उनमें से r एट ए टाइम को उठाना है। नहीं, r एट ए टाइम नहीं उठाना है, मतलब ऐसा समझ लो कि r प्लेसेस में उनको अरेंज करना है। are places in which the n objects to be arranged with repetition। यहाँ पर हम रिपीट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ा इजी सा चीज़ है। अगर हमारे पास r प्लेसेस 1 2 3 4 ऐसे करके, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ऐसे करके अगर हमारे पास r नंबर ऑफ प्लेसेस है, आर्थ प्लेस ये है, और हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और हमें इसी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को विथ रिपीटेशन अलाउ करके अगर ये r प्लेस में अगर अरेंज करते हैं तो कितना डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बताता है कि जब हम ये घर को भरने के लिए जाएंगे, हम यहाँ पर कोई भी n ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। रिपीटेशन इज अलाउड, तो ये घर कोई भरने के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो n डिफरेंट वे में यहाँ पर भी भर सकते हैं, यहाँ पर भी n डिफरेंट, यहाँ पर भी n डिफरेंट। तो लास्ट को टोटल टास्क मतलब ये r नंबर ऑफ घर में ये n ऑब्जेक्ट को सजाना कितने वे में हो सकता है, या फिर अरेंज करना n इंटू एन इंटू एन इंटू एन। कितने टाइम, ये कितने n है बेटे? r नंबर ऑफ एन्स आर देयर, r नंबर ऑफ, ये फर्स्ट n, सेकंड n, थर्ड n, ऐसे करके r नंबर ऑफ एन्स आर देयर। तो n को जब r टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्रिएट होगा? सर n to the power r।
क्लियर? ओके, n to the power r. Yes, sir. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बीट. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड. सही बात है, वहाँ पर खाली r प्लेसेस बोला था, यहाँ पर n प्लेसेस बोल दिया. मतलब पूरा कोई बड़ा बात नहीं बोला वहाँ, यहाँ पर कोई बड़ा बात, कोई नया बात नहीं सर बोला. n to the power n. हाँ, कोई नया बात नहीं बोला, वही बात बोला कि n ऑब्जेक्ट आपके पास होंगे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और n घर आपके पास होंगे, n घर 1 2 3 4 ऐसे करके nth घर होगा आपके पास, फर्स्ट घर, सेकंड घर, थर्ड घर. तो इन्हीं n ऑब्जेक्ट को इन्हीं n घर में सजाना है और विथ रेपिटेशन. तो जाहिर सी बात है, पहला घर को n में भर सकते हो, दूसरा घर को विथ रेपिटेशन, ये घर को भी n में भर सकते हो, ऐसे कर ये घर को भी n में भर सकते हो. तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट को टोटल कितने में सारे घर भर सकते हैं ना, n इंटू एन इंटू एन इंटू अप टू व्हाट टाइम्स n टाइम्स n नंबर ऑफ n से. तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, n टू दी पावर n. गेट माई पॉइंट सो फार? ओके, Yes sir. Yes, sir. वही लिखा है. ओके, तो बड़े एनसीईआरटी से क्वेश्चन सारे कर लो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. और मैं सारे चीज़ें करा चुका हूँ, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करोगे तो भगवान भी आपको आके आपको बचा नहीं पाएगा. अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि एक बार टीचर पढ़ा दिया और किताब रख के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो आप नेक्स्ट मतलब गौतम बुद्ध का बात ख़त्म हुआ कि तो आप जैनेंद्र के बारे में पढ़ रहे हो, अशोका का बात ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट एम्परर के बारे में पढ़ रहे हो, फिर अशोका के बारे में कोई बाद में पढ़ लेना. ऐसा मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है. उसी तरह मत पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो आई कैंट सेव यू. मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा. मैं क्या, दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा. कोई भी, जितने भी बड़े स्कूल चले जाओ, MIT चले जाओ, ऑक्सफोर्ड चले जाओ, हार्वर्ड चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अगर आप खुद को खुद से नहीं पढ़ोगे तो प्रोफेसर जितना बड़ा हो, प्रोफेसर मतलब ब्रह्मा भी अगर मतलब आ जाए, मतलब समझ रहे हो रे, सरस्वती गणेश से पूजा करते हैं ना हम, अगर वो भी खुद धरती पर उतर आए आपको पढ़ाने के लिए, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे, मार्क नहीं रखा पाएंगे, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ोगे. गॉट माय पॉइंट सो फार? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये वाला सवाल देखते हैं. ये वाला उसने क्या रखा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर देखो डिफरेंट वर्ड नहीं लिखा है, खाली n ऑब्जेक्ट लिखा है. where p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड या फिर सिमिलर, जो भी है, p2 आर ऑफ सेकेंड काइंड या फिर सिमिलर, डॉट 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 pk आर ऑफ kth काइंड and the rest if any are of different kind, then the total number of arrangement is equal to n factorial by p factorial, p1 factorial into p2 factorial into p3 factorial up to dot dot. क्या इसका मतलब है? जैसे सपोज मैं आपको वर्ड दूंगा एप्लीकेशन और अप्लाई देता हूँ, छोटा सा वर्ड देता हूँ अप्लाई, या फिर एप्पल देता हूँ और भी छोटा वर्ड हो जाएगा एप्पल, एप्पल वर्ड है. तो यहाँ पर आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट हैं. लेकिन क्या ये पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं? नो, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दे आर जस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स. दे आर नॉट 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दे आर सिंपली 5 ऑब्जेक्ट्स. तो अगर ये पांचों ऑब्जेक्ट को मैं खाली जंबल करूं, माने खाली अरेंज करूं, या फिर अगर सवाल ये पूछा जाए कि हाउ मेनी परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स of the letters of the word apple are possible, तो आप क्या समझ लेना, यही पूछ रहा है कि जो लेटर जितने बार है उतने ही बार यूज करके खाली इनको जंबल करना है, उलट पुलट पी इधर ए इधर, पी एल इधर इधर, फिर उल्टा पुलट ऐसे करना है. तो खाली मतलब इनको अरेंज में करना है, इनका ऑर्डर चेंज करना है. क्या करना है? इनका ऑर्डर चेंज करना है. तो यहाँ पर आंसर 5 फैक्टोरियल नहीं हो सकता. अगर ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते तो हमें पता है यहाँ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बिना रिपीटेशन किए, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बिना रिपीटेशन किए अपने ही अंदर हम 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो 5 ऑब्जेक्ट वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उनमें एक ऑब्जेक्ट 2 बार लिखा है, सिमिलर है, बाई 2 फैक्टोरियल. अगर और कुछ सिमिलर होता तो समझ सकते हो. जैसे और एक वर्ड हम अगर लेते हैं मानो ये एक वर्ड लेते हैं एप्लीकेशन. अगर मैं आपको बोलूं
कि एप्लीकेशन वर्ड के लेटर्स के कितने अरेंजमेंट्स या फिर कितने परमुटेशंस बना सकते हो। लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन, एप्लीकेशन वर्ड के लेटर्स का कितने अरेंजमेंट या फिर कितने परमुटेशन बना सकते हो, बस इतना ही दिया है, बस इतना ही दिया है, कितने परमुटेशन बना सकते हो इसका लेटर के। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर वही बोला है कि जो लेटर जितने बार एप्लीकेशन में है उसको उतने ही बार यूज करना है, किसी को उससे ज़्यादा किसी को उससे कम बार नहीं, खाली जंबल करना है। ऐसा आप नहीं वर्ड बना सकते कि सारे घर ए कर दिए, सारे घर पी कर दिए, या फिर दो बार ए लिखा है लेकिन आप 3 बार ए लेके वर्ड बना रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो जितने बार है खाली इनको उलट 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 करना। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्ट कुल मिला के हैं, और ये 11 के 11 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये 11 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग होते हैं, तो इनको मैं 11 फैक्टोरियल डिफरेंट वे में जंबल कर सकता था या फिर अरेंज कर सकता था, जबकि यहां पर सिचुएशन वो नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यहां पर ये P 2 बार है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट सेम काइंड के है, सिमिलर है, तो एक 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया जाएगा। I भी देख सकते हो, I भी आपका 2 बार लिखा गया है, मतलब और एक 2 फैक्टोरियल। और कौन कितने बार लिखा, आई थिंक हाँ ए भी लिखो, देखो ए 1 2 2 बार, राइट? यस सर। आई थिंक बाकी सारे कवर हो गए, या फिर और कोई बचा? T 1 बार, O 1 बार, C 1 बार, L 1 बार, बस खत्म हो गया आपका। तो ये तो हो गया 6 4 10, और एक क्या बच गया बेटा बताओ? या फिर सब कवर हो गए? यस सर। ओके सब कवर हो गए। ओके अच्छा एन हाँ ओके हो कवर हो गया। तो इतना डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो। आई होप यू गेट इट राइट। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो फिर यहाँ पर विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन ऐसा सवाल कभी पूछोगे क्या इस सिचुएशन में? No, sir. नो। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन बस इतना ही है, जो जितने बार लिखा है उसको उतने ही बार यूज करना है। तो आप ये मत समझ लेना कि P को 2 बार लिखते हो तो P रिपीट करते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, खाली जो जितने बार है उनको खाली अपने अंदर जंबल करना होता है, कुछ सवाल नहीं होता रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन के। यहाँ पर नो क्वेश्चन, यू गेट माई पॉइंट सो फार, खाली इनको जंबल करना है। Yes, sir. ओके अब आते हैं कॉम्बिनेशन, खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ लास्ट। ओके तो परमुटेशन रिवाइज कर दिया हमने, और परमुटेशन में मैंने आपको एक बात बता लिया, क्वेश्चन करते वक्त आपको पहले ध्यान रखना होगा कि वो क्वेश्चन परमुटेशन का है या फिर कॉम्बिनेशन का है, पहले ये ध्यान रखना होगा। जहां पर ऑर्डर मैटर करेगा वहां पर परमुटेशन, जहां पर ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मैटर वहां पर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। NCR या फिर C ब्रैकेट में NR कोई लिखते हैं, उसको तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जो पढ़ा चुका हूं मैं। और यहाँ पर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किस जगह पर है? द नंबर ऑफ सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस, एंड इन सिलेक्शन ऑर्डर डज नॉट मैटर, खाली उठाना है। कौन सा ऑर्डर में उठा रहे हो, कि राम को पहले, हरि को पहले, बाद में गोपाल को बाद में, ये मैटर नहीं करता है। डायरेक्ट 3 को उठाना है, राम हरि गोपाल, गोपाल हरि राम, हरि गोपाल राम, जिसको भी उठाओ बस 3 को एट ए टाइम उठा देते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। किसको पहले सिलेक्ट करते हो मैटर नहीं करता है, तीनों को एक साथ उठाना है बस। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू NCR। जैसे कि एग्जाम्पल है, 5 बॉयज हमारे पास है, और 5 बॉय में से 2 बॉय को लेके टीम बनाना है मानो। तो टीम बनाते वक्त ऑर्डर नहीं मैटर करता है कि राम हरि का एक टीम, हरि राम का अलग टीम नहीं होता है, राम हरि हरि राम एक ही टीम होते हैं। तो मतलब यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है 2 बॉय को लेकर टीम बनाते वक्त, मतलब सवाल कॉम्बिनेशन का है, सिलेक्ट करना है, बस 2 बॉय को सिलेक्ट करना है। लेकिन सवाल क्या होता, जैसे समझ जाते कि परमुटेशन का सवाल है,
कि अगर वो बोलता कि 5 बालकों में से 2 बालकों को लेके लाइन में खड़ा करो, वहां पर अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर मैटर करता, क्योंकि जब लाइन में खड़ा करोगे तो राम हरि एक लाइन हो जाएगा, हरि राम अलग लाइन हो जाएगा, तो वहां पर परमुटेशन का सवाल है। लेकिन यहाँ पर प्योर कॉम्बिनेशन का सवाल है, बस खाली 2 बच्चों को लेकर टीम बनाना है। तो कितने में बना सकते हैं? 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनमें से एट ए टाइम 2 को सिलेक्ट करना है, तो 5C2। अगर मैं बोलूं 5 बॉय से 2 बॉय को लेकर लाइन में खड़ा करना है तो 5P2, लेकिन अगर टीम बनाना है तो 5C2, अगर लाइन बनाना है तो 5P2, टीम बनाना है तो 5C2। यू गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। सही बात है, ये मैंने उस दिन डिराइव करके दिया था कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर हम NCR में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अगर इसमें एक आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कट जाएगा आर फैक्टोरियल, तो बचेगा खाली n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब NPR खाली बचता है। सही बात है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, और इसको मैंने संडे के क्लास में डिस्क्राइब भी करके समझाया था। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, Yes, राइट? sir. यस, Yes, sir. वेरी गुड। कैसे ये हुआ, डिस्क्राइब किया था। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, खाली ब्रीफली बता देता हूँ 1 मिनट में ये कैसे हुआ ना। सपोज आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n number of ways to arrange n different objects taken are at a time without रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन किए n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेके अगर हमें अरेंज करना है बिना रिपीटेशन के, मतलब खाली उनको जंबल करना है r ऑब्जेक्ट को लेके, तो बेटे ये टास्क हमें पता है कि आंसर यह है इसका NPR, हमें पता है इसका आंसर NPR है। लेकिन अगर हम सोचे तो ये जो टास्क या फिर ये जो जॉब है ये 2 इवेंट में खत्म होता है। 2 इवेंट एक के बाद एक होते हैं तभी जाकर ये एंटायर टास्क कंप्लीट होता है। पहला इवेंट आपका ये होता है कि n ऑब्जेक्ट में से पहले तो आप r ऑब्जेक्ट उठाओगे, सिलेक्ट करोगे पहले, तो n डिफरेंट वे में r ऑब्जेक्ट कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो? NCR। तो पहला इवेंट मतलब n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को उठाना इतने वे में हो सकता है, NCR सिलेक्ट करना। एक बार ये इवेंट हो गया, उसके बाद जो r ऑब्जेक्ट आपने उठाए हो वही r ऑब्जेक्ट को, ऑब्वियसली वो r डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही होंगे, उन्हीं को खाली अपने अंदर बिना रिपीटेशन किए जंबल करना है। तो जाहिर सी बात है r ऑब्जेक्ट्स को, r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर बिना रिपीटेशन के अगर हम अरेंज करें तो कितनों में अरेंज कर सकते हैं? r फैक्टोरियल। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, राइट? 2 इवेंट में खत्म हुआ, पहला इवेंट इतना हो में, दूसरा इवेंट इतना हो में, तो NPR इज इक्वल NCR इंटू आर फैक्टोरियल। गॉट माय पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यहाँ पर जो लिखा है NCA इज इक्वल टू NCB, तो आपको ध्यान रखना है आइदर A इज इक्वल टू B और A B दोनों का सॉम इज इक्वल टू N, करेक्ट? अरे याद है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। दूसरा ये वाला फॉर्मूला कल ही हमने डिराइव किए थे कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये एक 4 मार्क का सवाल हो सकता है, प्रूफ इसका कल ही किए थे। ये वाला भी कर पढ़ चुके हैं कि NCR इज इक्वल टू N माइनस R, मतलब 10C2 इज द सेम एज 10 माइनस 2, मतलब 8। NCR is the same as NCN minus R. 10C2 is the same as 10 minus 2, 8. Got my point so far? कर चुके हैं? Yes, sir. Yes, sir.
NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1 भी है, लॉजिकली कल ही समझा दिया था, कल ही का वीडियो देख सकते हो रिवाइज करने के लिए कि n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए अगर बोला जाए, सिलेक्ट करने के लिए बोला जाए, जाहिर सी बात है एक ही वे में कर सकते हैं सिलेक्ट, पूरा मतलब 5 बॉय हैं, पांचों को सिलेक्ट करना है तो पांचों को एक ही वे में तो सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा अगर पांचों को उठाना है तो एक ही वे में। NC1 इज इक्वल टू n ऑब्जेक्ट में से एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो n वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 बालक खड़े हैं, उनमें से एक बालक को सिलेक्ट करना है तो 5 वे में कर सकते हैं, 5 में से कोई भी उठा सकते हैं 5 वे। तो ये सब हमने कल पढ़ चुके थे। तो आई होप आपको समरी रिवीजन हो गया। आज के दिन मैंने पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन समरी रिवाइज करवा दिया। अच्छा, सबको सब समझ में आया या फिर मैं बस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. अच्छा यस और सर। ओके, और कितनों को ये लगा, मतलब जैसे मैं गाना गा रहा हूँ कितनों को लगा? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, No, sir. ओके। तो ये समरी रिवीजन है, इसको आप क्या कर देना, ये वीडियो को आप सेव कर देना प्लेलिस्ट में, सॉरी आप अपने ये में सेव कर देना, कैसे भी करके फिर डाउनलोड कर देना। तो 2-3 बार ये वीडियो को आप देख लेना, रिवाइज आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवीजन कर दिया और कल मैं क्या करूँगा बताऊँगा, ठीक है। गट माय पॉइंट्स ऑफ तो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो आज के लिए एक मिनट अटेंडेंस ले जाओ भाई।